आइए आज के इस खास विश्लेषण में सीधा उस विनाशकारी सच्चाई पर बात करते हैं जिसने देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की नींव हिला दी। ये सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने की कोई आम सी खबर भर नहीं है। ये उन लाखों सपनों के टूटने की एक दर्दनाक कहानी है जो न जाने कितने सालों की अथक मेहनत से बुने गए थे। ये विचार करने वाली बात है कि 22 लाख, ये कोई मामूली सा आंकड़ा नहीं है। ये उन अनगिनत होनहार छात्रों की संख्या है जिनका पूरा का पूरा भविष्य रातों रात बिल्कुल अधर में लटक गया। इस देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जिसे पास करके डॉक्टर बनने का सपना देखा जाता है, अचानक एक ही झटके में इन सभी छात्रों की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फिर गया। एक छात्र की इस बात पर गौर करते हैं, मैंने आखिरकार पढ़ाई पूरी कर ली थी, रिलैक्स करने के लिए अपनी नोट्स भी बेच दिए और फिर सुना कि रीटेस्ट होने वाला है। ये लाइन उन उम्मीदवारों के तुरंत टूटे हुए दिल को बखूबी बयान करती है जिन्हें लगा था कि सालों का उनका ये कठिन सफर अब बस खत्म हो गया है। उस मानसिक स्थिति की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते जब किसी ने ये सोचकर अपनी किताबें तक हटा दी हों कि संघर्ष अब खत्म हुआ और अगले ही पल पता चले कि नहीं, ये पूरी अग्नि परीक्षा फिर से देनी होगी। तो आइए सबसे पहले छात्रों के उस सर्वोच्च बलिदान पर नजर डालते हैं जो उन्होंने इस परीक्षा के लिए दिया। ये समझना बहुत ही जरूरी है कि इस परीक्षा के पीछे परिवारों ने अपने सालों की मेहनत और पूरे संसाधन दांव पर लगा दिए थे। छात्रों ने दिन रात एक करके अपनी नींद, अपना बचपन, अपनी जवानी सब कुर्बान कर दी। उन्होंने अपने मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज किया और सामाजिक जीवन तो मानो कहीं बहुत पीछे छूट गया। और परिवारों ने भी अपनी गाढ़ी कमाई के लाखों रुपए कोचिंग संस्थानों पर खर्च कर दिए। ऐसे में जब पेपर लीक जैसी घटना होती है तो वो सिर्फ एक धोखा नहीं होता, वो पूरी तरह से कुचल देने वाला एक बहुत गहरा आघात होता है। अब आते हैं पेपर लीक की इस पूरी इनसाइड स्टोरी पर और देखते हैं कि इसके पीछे की कार्यप्रणाली क्या थी। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे अधिकारियों के कोई भी ठोस कदम उठाने से हफ्तों पहले ही ये लीक हुआ पेपर पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल चुका था। अप्रैल के अंत में महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से इसकी छपाई होती है। 26 अप्रैल तक ये पेपर गुड़गांव में बिकने लगता है। 2 मई आते आते ये केरल के एक छात्र के पास व्हाट्सएप के जरिए पहुंच जाता है। और ये सब तब हो रहा था जब परीक्षा होने में काफ़ी समय बाकी था। अंततः 12 मई को जाकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आधिकारिक तौर पर परीक्षा रद्द करती है। इस पूरे ऑपरेशन की बारीकी और शातिरपन सच में हैरान कर देने वाला है, जिसे खास तौर पर सुरक्षा प्रणालियों को चकमा देने के लिए ही डिजाइन किया गया था। ये कोई आम चोरी बिल्कुल नहीं थी। अपराधियों ने मोबाइल डिटेक्शन से बचने के लिए हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स का इस्तेमाल किया। और तो और डेटा ट्रांसफर छिपाने के लिए नासिक के बाहरी इलाके में बाकायदा शैडो सर्वर यानी गुप्त सर्वर स्थापित किए गए। फिर किसी को शक न हो इसलिए 120 असली सवालों को बाहर के सवालों के साथ मिलाकर 410 सवालों का एक गेस पेपर तैयार कर दिया गया। अब इन भारी भरकम कीमतों पर नजर डालते हैं और इनकी तुलना उन ईमानदार छात्रों की शारीरिक और भावनात्मक कीमत से करते हैं। नासिक से ये पेपर 15 लाख रुपए में गुड़गांव पहुंचता है। वहां से 30 लाख में राजस्थान के ब्रदर्स को बिकता है, फिर 5 लाख में एक एजेंट के पास और अंत में 50,000 रुपए में केरल के एक छात्र तक। ऐसा लगता है जैसे ये पूरी तरह से एक संगठित बाजार बन गया था जहां खुलेआम शिक्षा की बोली लग रही थी। चलिए अब इस पूरे मामले में व्यवस्था के इनकार और उसकी भयानक विफलता को देखते हैं। जब सीकर के एक पिता ने इस लीक की शिकायत पुलिस स्टेशन में करनी चाहिए तो पुलिस का ये बेरुखा जवाब मिला, अफवाहें मत फैलाओ। ये एक छोटा सा वाक्य न्याय की गुहार लगा रहे परिवारों की उस गहरी बेबसी को पूरी तरह से पकड़ लेता है। बिना कोई मदद किए उन्हें वहां से भगा दिया गया, जो सच में बहुत निराशाजनक है। आधिकारिक बयान और जमीनी सच्चाई के बीच का ये भारी अंतर छात्रों की निराशा को और भी ज्यादा गहरा कर देता है। एक तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर का दावा था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, बस कुछ सवालों की PDF बाहर आई है, जबकि दूसरी तरफ कड़वी सच्चाई ये थी कि 180 में से 135 सवाल परीक्षा में बिल्कुल उसी क्रम में आ गए थे, बिना कोई कॉमा या फुल स्टॉप बदले। इस मामले में मुख्य आरोपियों यानी बिवाल ब्रदर्स को लेकर कुछ अहम तथ्य सामने आए हैं, जो सीधा रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों को 1 महीने पहले से ही लीक के बारे में पता था। इनमें से एक दिनेश बिवाल भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य बताए गए हैं और राजस्थान के शिक्षा मंत्री के साथ इनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट किया गया है कि इनके परिवार के 4 सदस्यों ने
पिछले साल ही नीट की परीक्षा पास की थी। ये सारे तथ्य अभी सीधे तौर पर जांच के दायरे में हैं। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, आखिर ये भारी भावनात्मक कीमत चुकाता कौन है? ये सवाल हमें इस अपराध की प्रक्रिया से हटाकर वापस उन असली पीड़ितों की ओर ले जाता है। आइए अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के विनाशकारी मनोवैज्ञानिक प्रभाव की। असल मुद्दा ये है कि अनगिनत छात्र जिन्होंने अपनी किताबें और अध्ययन सामग्री पहले ही बेच दी थीं, वे अब एक बहुत ही गंभीर मानसिक संकट और प्रेरणा की पूर्ण कमी का सामना कर रहे हैं। जब सारे संसाधन, सारी ऊर्जा और इच्छा शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी हो, तो बिल्कुल शून्य से दोबारा पढ़ाई शुरू करना कितना असंभव सा लगता है। ये सिर्फ मोटिवेशन कम होना नहीं है, ये अंदर से पूरी तरह टूट जाना है। इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझना बेहद जरूरी है। असहायता ये केवल एक शब्द नहीं है, ये वो गहरी निराशा है जो तब पैदा होती है जब लाखों युवाओं को ये एहसास होता है कि उनकी वर्षों की कठिन और ईमानदार तैयारी को उन लोगों ने बिना किसी मेहनत के आसानी से दरकिनार कर दिया, जिन्होंने बस इसके लिए पैसे चुकाए थे। रातों रात उनकी कड़ी मेहनत की गरिमा पूरी तरह से अमान्य और खोखली लगने लगती है। अब इस एक परीक्षा से थोड़ा परे हटकर देखते हैं। ऐसी व्यवस्थागत विफलताओं के खिलाफ अपने मानसिक स्वास्थ्य को बचाए रखने के लिए एक प्लान बी या प्लान सी का होना अब बहुत जरूरी हो गया है। दुनिया तेजी से बदल रही है और आज डेटा साइंस, UI/UX डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स या क्लाइमेट रिसर्च जैसे कई शानदार वैकल्पिक करियर रास्ते खुले हैं। अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ किसी एक सिस्टम पर टिका देना सच में खतरनाक हो सकता है। ये समय एक नई सोच को अपनाने का है। केवल सफलता के पीछे भागने के बजाय जीवन भर काम आने वाली काबिलियत हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए। ये अल्पकालिक संस्थागत मान्यताओं से कहीं ऊपर की बात है और असली ताकत भी इसी में है। अंत में ये पूरी स्थिति हम सभी के सामने एक बहुत बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ जाती है। जब कोई स्थापित व्यवस्था इस तरह से विफल हो जाती है, तो हमारे युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए हमारे पास सामूहिक रूप से बैकअप प्लान क्या है? ये सवाल हम सभी को ढांचागत सुधारों और सफलता के नए रास्तों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। तो इस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है।